गुड मॉर्निंग एवरीवन। 11th क्लास आपकी सेकंड पुस्तक भारतीय संविधान सिद्धांत और व्यवहार का आज लास्ट चैप्टर हमने पढ़ना है, जिसका शीर्षक है संविधान का राजनीतिक दर्शन, यानी पॉलिटिकल फिलोसफी अंडरलाइन कॉन्स्टिट्यूशन। आज हमने पढ़ना है। ये कह लीजिए कि जो हमने पूरी बुक में पढ़ा है उसी की समरी आज हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। किसी भी देश के पढ़ने संविधान को लिखने से पहले उसके अपने कुछ उद्देश्य होते हैं, उसके अपने कुछ मूल्य होते हैं, कुछ दर्शन होते हैं जो वो अपने नागरिकों को देना चाहता है। तो इसलिए जैसे कि जापान का संविधान है उसे शांति संविधान भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि बार बार जापान के संविधान में शांति की बात की गई है। उन्हें वो लोग कहते हैं कि हम शांति स्थापित करना चाहते हैं, हम अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को शांति से सुलझाएंगे, किसी भी प्रकार के युद्ध को हम प्रोत्साहन नहीं देंगे। अर्थात इस संविधान को, कॉन्स्टिट्यूशन को, जापान के को समझने के लिए हमें बार बार शांति की अवधारणा से गुजरना पड़ता है। तो किसी भी देश का राजनीतिक दर्शन समझने के लिए उस संविधान के उद्देश्य क्या है और उसमें जो बातें लिखी हुई हैं उनके पीछे के गूढ़ अर्थ क्या है, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। तभी तो हम इस संविधान का पालन करेंगे आगे। तभी हमें पता चलेगा कि हमारा संविधान हमें किस मूल्य में, किन परिस्थितियों में, किस प्रकार से लिखा गया और क्या सोच थी हमारे संविधान निर्माताओं की। तो संविधान का राजनीतिक दर्शन जानने के लिए मुख्य तौर पर 3 बातें होती हैं। पहली बात तो यह है कि संविधान में कुछ अवधारणाएं लिखी होती है, जैसे हमारे संविधान में भी है स्वतंत्रता, समानता, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, ऐसी बहुत सारी अवधारणाएं हैं। उन अवधारणाओं को, अर्थ को जानना जरूरी है और उन अर्थ को हम तभी जानेंगे जब हम संविधान निर्माताओं के जो उनकी आपसी बहस हुई है संविधान सभा में, उस चर्चा को जानेंगे, तो ही हम किसी अवधारणा के पीछे की मंशा को जान पाएंगे। अर्थात राजनीतिक दर्शन को जानने के लिए संविधान में लिखी गई अवधारणाओं के अर्थ को जानना जरूरी होता है। सेकंड है कि हमारे सामने ऐसे समाज की तस्वीर साफ साफ होनी चाहिए जो संविधान की बुनियादी अवधारणाओं की हमारी व्याख्या से मेल खाता हो। हमने समानता, स्वतंत्रता, धर्मनिरपेक्षता जैसी अवधारणाओं की व्याख्या तो कर ली, लेकिन ऐसी व्याख्या होनी चाहिए जो समाज से मेल खाती हो। इस तरह की हमें उनका अर्थ जानना है कि संविधान के जो निर्माता हैं वो कैसा अर्थ लगाते हैं स्वतंत्रता का। क्या वो इस नकारात्मक स्वतंत्रता देना चाहते हैं जिस पे कोई बंधन ना हो, या वो सकारात्मक स्वतंत्रता देना चाहते हैं जिस पर अनुचित कार्यों पर उचित प्रतिबंध हो। अर्थात किसी समाज में किस हद तक वो अवधारणाएं सही बैठती हैं, उसी रूप में उसके अर्थ को सही प्रकार से जानना हमारी जिम्मेदारी है। थर्ड पॉइंट है कि नैतिक मूल्यों को जायज ठहराने के लिए भी तर्क होने चाहिए। किसी को सिर्फ हम ऐसे ही नहीं कोई भी सुविधा दे देते, उसके पीछे तर्क होना चाहिए। जैसे हमारे संविधान में असपृश्यता का निषेध किया गया है, आर्टिकल 17 में किया गया है ना, अनटचेबिलिटी बैन है। तो वो क्यों है? क्योंकि हमने देखा, हमने तर्क दिया कि हमारे समाज में इस तरह का सामाजिक ढांचा बना हुआ है, कुछ लोगों को अछूत माना जाता है, उनको सार्वजनिक स्थानों पर भी जाने की मनाही कर रखी है, इसलिए हमें उन्हें आरक्षण देना है। तो इस प्रकार की जो अवधारणाएं हैं वो नैतिक मूल्यों के साथ साथ वो तर्क के आधार पर भी खरी उतरनी चाहिए। तभी हम सही मायने में हम जानेंगे कि हमारा संविधान राजनीतिक दर्शन की दृष्टि से भी एकदम सुस्पष्ट है। अंडरस्टूड कि राजनीतिक दर्शन क्या होता है? अवधारणाओं को समझना और उन अवधारणाओं का जिस समाज के लिए उनकी व्याख्या की गई है उसके साथ तालमेल बनाना, और उसके साथ साथ जो नैतिक मूल्य हैं, नैतिक मूल्यों का जो जिक्र किया गया है, उनको भी तर्क के आधार पर स्पष्ट करना राजनीतिक दर्शन का समझना होता है। तो अब बात आती है कि हमारे संविधान का राजनीतिक दर्शन क्या है, भारतीय संविधान का राजनीतिक दर्शन क्या है, कौन कौन सी ऐसी अवधारणाएं हैं, कौन कौन से ऐसे उद्देश्य हैं
जो किसी हमारे देश के संविधान में लिखी गई। और इनके साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं कि संविधान के आधारभूत तत्व या सारभूत तत्व क्या क्या है। तो आइए अब इन्हीं की डिस्कस करते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये, और कम से कम भी 5-6 नंबर में आता है। संविधान के आधारभूत तत्व या संविधान का राजनीतिक दर्शन क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्यक्ति की स्वतंत्रता। हमारे संविधान में व्यक्ति की स्वतंत्रता को सर्वोपरि माना गया है। हम व्यक्ति की विचार व्यक्ति की स्वतंत्रता को बहुत आगे माना गया है। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान भी 1895 में राममोहन राय ने इसकी प्रेस की स्वतंत्रता को सर्वोपरि स्वतंत्रता माना है। उनका कहना था कि व्यक्ति जब तक अपने विचारों को अभिव्यक्त नहीं कर पाएगा तब तक हमें पता ही नहीं लगेगा कि उसको सही मायने में क्या चाहिए और उसके साथ कितना न्याय और कितना अन्याय हो रहा है। तो हमारे संविधान में व्यक्ति की स्वतंत्रता को बहुत ही ज्यादा तवज्जो दी गई है। स्वतंत्रता के अधिकार में, जीवन के अधिकार में ये स्वतंत्रता लिखी हुई है। सेकंड पॉइंट है सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय से अभिप्राय है कि समाज में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति बराबर हो, उसके साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव ना हो। सामाजिक न्याय स्थापित करने के लिए हमारे देश में अल्पसंख्यकों को, जो कि पिछड़े हुए थे, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को अलग से आरक्षण की व्यवस्था की गई है। और इस बात को तर्क के आधार पर उचित ठहराया भी गया है, क्योंकि वो लोग इतने ज्यादा दबे हुए थे कि उनको एक बार समानता के स्तर पर लाने के लिए, सामाजिक न्याय दिलाने के लिए उन्हें आरक्षण की जरूरत थी। उसके साथ साथ विविधता और अल्पसंख्यकों के अधिकार। ये विविधता में एकता जैसे हमारे देश की पहचान है, और अल्पसंख्यक जो है उनके अधिकारों को सुरक्षित रखने का भी विशेष प्रावधान हमारे संविधान में किया गया है। साथ ही धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता से अभिप्राय होता है कि राज्य किसी भी धर्म को अधिक महत्व नहीं देगा। राज्य का अपना कोई आधिकारिक धर्म नहीं है, लेकिन धर्मनिरपेक्षता के मामले में भी हमारे देश की, भारत की धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत और पश्चिमी देशों की धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत में काफी अंतर है। पश्चिमी देशों में धर्मनिरपेक्षता से अभिप्राय है कि राज्य किसी भी सूरत में व्यक्ति के, ये धर्म जो है व्यक्तिगत मामला माना गया है, और राज्य किसी भी सूरत में व्यक्ति के व्यक्तिगत मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। न कोई उसको छूट देगा किसी भी मामले में, और न ही उसको कोई भी उसकी एक्टिविटी को बैन करेगा। लेकिन भारत के मामले में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ अलग है। भारत में भी राज्य का अपना कोई आधिकारिक धर्म नहीं है, लेकिन अगर कोई धर्म के नाम पर गलत रीति रिवाज चलाता है तो राज्य को ये पूरा अधिकार है कि वो उसके उस मामले में हस्तक्षेप करे। जैसे आपने कई बार सुना होगा कि किसी महिला को चुड़ैल टोने टोटके किए जाते हैं, उसे चुड़ैल घोषित कर दिया। मतलब इस तरह के कई बार हम गांव में या इंटीरियर में जहाँ पर अंधविश्वास है वहां पर देखने को मिल जाती है। लेकिन भारत में धर्मनिरपेक्षता के आधार पर कोई भी धर्म इस तरह की कार्रवाई, एक्टिविटी नहीं कर सकता जो समाज के लोगों के लिए हानिकारक हो, तो राज्य इसमें हस्तक्षेप करेगा। पश्चिमी जो धर्मनिरपेक्षता है उसमें राज्य कोई हस्तक्षेप नहीं करता है, लेकिन भारत में धर्मनिरपेक्षता इस मायने में दी गई है कि समाज को किसी की एक्टिविटी से कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। और इसके साथ साथ भारत की धर्मनिरपेक्षता अल्पसंख्यक समूहों को अपने कोई शैक्षणिक संस्थान चलाने के लिए आर्थिक सहायता भी दे देती है। तो भारत में राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, सभी धर्मों को बराबर की मान्यता दी गई है और सभी लोगों को अपना धर्म की उपासना करने की पूरी स्वतंत्रता है। लेकिन उसके साथ साथ अगर कोई उपासना के नाम पर सामाजिक गतिरोध उत्पन्न करता है तो उस तरह की कार्रवाई में हस्तक्षेप करने का अधिकार राज्य को दिया गया है। उसके साथ ही सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार हमारे देश में प्रारंभ से ही बिना किसी काट छाट के, बिना किसी बहस के मताधिकार दिया गया है प्रत्येक व्यक्ति को। किसी प्रकार का कोई वंश के आधार पर, लिंग के आधार पर, धर्म के आधार पर
कोई भेदभाव नहीं है। भारत में रहने वाला 18 वर्ष की उम्र पूरी कर चुका प्रत्येक नागरिक यहाँ का मताधिकार का प्रयोग कर सकता है। हालांकि इसकी डिमांड पहले से भी की जाती रही है। 1895 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक्ट बनाने की मांग की गई थी, जिसमें राम मोहन राय का नाम आता है। तो उसके बाद 1928 में मोतीलाल नेहरू कमेटी ने भी मताधिकार की डिमांड की थी और उस समय आयु सीमा 24 वर्ष रखी गई थी। फिर उसके साथ ही आता है संघवाद। हमारे देश में संघवाद है, संघात्मक शासन हमारे देश में भी अमेरिका की तरह, लेकिन अमेरिका का जो संघात्मक शासन है वो समतोल संघात्मक शासन है। उसमें सभी राज्यों को बिल्कुल बराबर के अधिकार दिए गए हैं। लेकिन हमारे देश में असमतोल संघवाद है। असमतोल संघवाद का मतलब ये है कि जिस राज्य को जितनी ज्यादा जरूरत थी उसे विशेष सुविधाएं भी दी गई है। जैसे आर्टिकल 371 में नागालैंड को विशेष सुविधाएं दी गई है, विशेष दर्जा दिया गया है। ऐसे ही आर्टिकल 370 में जम्मू कश्मीर को भी विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था, जो कि अब हटा दिया गया है। तो हमारे देश का संघवाद किस प्रकार का है? असमतोल संघवाद है। हमारे देश का संघवाद साथ रहकर चलने का है और अमेरिका का संघवाद साथ आकर रहने का है। अंडरस्टूड? अमेरिका का संघवाद है कमिंग टुगेदर और हमारा संघवाद है स्टेइंग टुगेदर। यानी अमेरिका में तो सारे जो कैंटन है वहां के 51 है, वो सारे इकट्ठे आए हैं, उन्होंने एक संयुक्त राज्य अमेरिका बनाया। हमारे देश में सभी राज्य हैं, वो सारे इकट्ठे मिलकर के रह रहे हैं। अंडरस्टूड? तो इस तरह से संघवाद की व्याख्या भी हमारे संविधान में की गई है। फिर बात आती है राष्ट्रीय पहचान। प्रत्येक देश की अपनी कोई राष्ट्रीय पहचान होती है। राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बनाए रखने का प्रावधान भी हमारी प्रस्तावना में भी किया गया है कि हम देश की राष्ट्रीय एकता और अखंडता का पालन करेंगे और राज्य नीति जो मौलिक कर्तव्य है उसमें भी राष्ट्रीय एकता और अखंडता की बात कही गई है। फिर बात आती है संसदीय शासन प्रणाली। हमारे देश के संविधान की एक विशेषता ये भी है कि हमारे देश में संसदीय शासन प्रणाली है। हमारे देश में संसद सर्वोपरि है। चाहे संविधान में संशोधन करना है तो भी एक सीमा में रहते हुए संसद संशोधन कर सकती है। दूसरा, भारत की जो सरकार है वो भी लोकसभा के बहुमत के ऊपर ही आधारित है। जब तक लोकसभा में बहुमत है, विश्वास है, तब तक ही देश की सरकार चल सकती है। स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन, ये भी हमारे देश के संविधान की विशेषता है कि हमारे देश के संविधान में अलग से एक निर्वाचक चुनाव आयोग का गठन किया गया है, आर्टिकल 324 से लेकर के 329 तक। और इसका कार्य है कि स्वतंत्र होकर के निष्पक्ष रूप से चुनाव करवाएगा। फिर उसके साथ ही निर्वाचक न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति। हमारे देश में न्यायपालिका को एक अलग से न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति भी दी गई है कि समय और परिस्थितियों के अनुसार अगर कोई बदलाव करना पड़े पहले के कानून में तो न्यायपालिका कर सकती है। उसके साथ साथ ही एक और भी हमारे संविधान की विशेषता है शक्ति पृथक्करण। शक्ति पृथक्करण का अभिप्राय यह होता है कि शक्तियों का बंटवारा। हमारे देश की सरकार के 3 अंग हैं, विधानपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तीनों अंगों को अपनी अलग अलग शक्तियां दी गई है। कोई भी अंग एक दूसरे की शक्ति में हस्तक्षेप नहीं करता। ये सारी बातें भी हमारे संविधान में लिखित रूप से हैं। इन सभी बातों को जो संविधान के आधारभूत तत्व हैं, इन्हें हम संविधान की विशेषताएं भी कह सकते हैं। अंडरस्टूड? संविधान की विशेषताएं, संविधान के आधारभूत या सारभूत तत्व या फिर संविधान का राजनीतिक दर्शन की अगर बात आती है तो ये सभी विशेषताएं संविधान की उसमें लिखते हैं। अंडरस्टूड? तो क्या होता है संविधान का राजनीतिक दर्शन? समझ गए? सबसे पहली बात, व्यक्ति की स्वतंत्रता किस प्रकार से दी गई उस बात को समझना, यानी कि सारी अवधारणाएं जो दी गई है उनको समझना ही राजनीतिक दर्शन है। अंडरस्टूड? अब हमारे संविधान की आलोचना भी की गई है कुछ बातों को लेकर के। सबसे पहले आलोचना की गई है कि संविधान हमारा अस्त-व्यस्त है। पहली बात तो यह है कि हमारे देश का संविधान बहुत ही बड़ा संविधान है। 395 आर्टिकल हैं, 12 अनुसूची है,
22 भाग है और इतना बड़ा संविधान है, तो इसकी आलोचना की जाती है कि एक ही बात को कई बार तो 2-3 बार भी कह दिया गया है और हमारे संविधान की आलोचना की जाती है विद्वानों के द्वारा कि ये बड़ा अस्त व्यस्त है। दूसरी आलोचना, सबकी नुमाइंदगी नहीं हो सकी। हमारे देश का संविधान कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा ने बनाया था, जिसमें 92 मेंबर तो थे प्रांतों से, जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूएंसी थी उनसे थे, और बाकी के जो थे सदस्य 289 में से 298 थे टोटल भारत के, तो 298 में से बाकी के सदस्य थे प्रेसिडेंसी थे। तो जो बाकी के जो सदस्य थे वो थे रजवाड़ों से, देसी रियासतों थे। तो देसी रियासतों को ये छूट दी गई थी कि वो अपने वहां से कोई एक बंदा नॉमिनेट करके भेज दे, यानी कि वो नॉमिनेट किए गए बंदे थे, ना कि चुनाव किए गए। इसलिए भी हमारे संविधान सभा की आलोचना की जाती है कि जो हमारी संविधान सभा थी वो चुनाव के आधार पर नहीं थी, सभी लोगों की नुमाइंदगी, सभी वर्गों की नुमाइंदगी नहीं करती थी। लेकिन ये आलोचना भी निराधार है, क्योंकि जो भी संविधान सभा के सदस्य थे उन्हें बाकी जनता का बहुत ही सहयोग प्राप्त था। वो उन सभी ने कहीं ना कहीं स्वतंत्रता आंदोलन में अवश्य ही भाग लिया था, और ये भी माना जाता है कि अगर चुनाव भी होते तो भी उन्हीं लोगों को संविधान सभा में जनता भेजती। तो इसलिए यह आलोचना भी निराधार है। थर्ड आता है कि भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल नहीं है। कई बार ये कहकर भी आलोचना की जाती है कि भारतीय संविधान उधार का थैला है। अमेरिका के संविधान से, ब्रिटेन के संविधान से, जापान से, ऑस्ट्रेलिया से, आयरलैंड से, कनाडा से बहुत सारे प्रावधान लिए गए हैं, लेकिन यह आलोचना भी इस मायने में सही नहीं है, क्योंकि जो भी प्रावधान हमारे देश की परिस्थितियों के अनुकूल थे सिर्फ उन्हीं प्रावधानों को हमने लिया। अंडरस्टूड? तो ये थी 3-4 आधार पर हमारे देश के संविधान की आलोचना, क्योंकि कोई भी ऐसा दस्तावेज नहीं बना है आज तक जिसकी कोई ना कोई छोटी मोटी आलोचना ना हुई हो। लेकिन इस आलोचना के आधार पर हम ये नहीं कह सकते कि हमारे देश का संविधान अच्छा नहीं है। अंडरस्टूड? तो हमारे देश का संविधान बनाते समय कुछ और ऐसी बातें भी रह गई जो कि संविधान में शामिल होनी चाहिए थी। हमारे देश के संविधान की सीमाएं क्या क्या हैं वो अब जानेंगे। संविधान की सीमाएं क्या है? सबसे पहली बात, जो राष्ट्रीय एकता की धारणा है वो बहुत केंद्रीकृत है। हमने संघवाद वाले चैप्टर में पढ़ा है कि जो हमारे देश का संघात्मक शासन है वो केंद्र की तरफ झुकाव है, उसका केंद्र ज्यादा मजबूत है उसमें। तो राष्ट्रीय एकता की भी जब बात आती है तो पूरे देश में को एक कर दिया जाता है। अगर जरूरत पड़े तो राष्ट्रपति शासन लागू करके सभी राज्यों की शक्तियां भी देश के एकीकृत कानून के हाथों में सौंप दी जाती है। तो ये हमारे देश के संविधान की थी, और ये उस समय इसलिए भी जरूरी थी क्योंकि भारत नया नया स्वतंत्र हुआ था, बहुत सारी समस्याएं थी हमारे साथ। दूसरी है लिंगगत न्याय के कुछ महत्वपूर्ण मसलों पर, खासकर परिवार से जुड़े मुद्दों पर कोई खास ध्यान नहीं दिया गया। आपने देखा होगा कि प्रारंभ में महिलाओं को बहुत ही कम अधिकार दिए गए थे, पारिवारिक प्रॉपर्टी में भी महिलाओं को कोई अधिकार नहीं दिया गया था, लेकिन समय के साथ साथ आज के दिन परिवारों में भी महिलाओं को बराबर का अधिकार दिया जाने लगा है। नेक्स्ट है सामाजिक आर्थिक अधिकारों को। जो सामाजिक आर्थिक अधिकार है उन्हें मौलिक अधिकारों की सूची में होना चाहिए था, लेकिन वो राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों में की सूची में डाले गए हैं। और आपको पता है कि राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत वाद योग्य नहीं है और सरकार की मंशा पर निर्भर करता है कि वो इन अधिकारों को लागू करे या ना करे। अंडरस्टूड? तो इसके पीछे भी कारण था, क्योंकि उस समय हमारी आर्थिक हालत इतने अच्छे नहीं थे कि सभी प्रकार की सुविधाएं दे पाए, इसलिए सरकारों से ये अपेक्षा की गई थी कि वो अपने अपने राज्य में इस तरह की सामाजिक अधिकार, आर्थिक अधिकार प्रदान करें। अंडरस्टूड? तो आज हमने ये बुक कंप्लीट कर ली है। इसके हमने 8 चैप्टर किए हैं। छठा और 7वां और 8वां 2 चैप्टर आपके सिलेबस में अभी नहीं है, उनको छोड़ दिया गया है।
तो भारत का संविधान, राजनीतिक दर्शन, इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है संविधान की विशेषताएं या आधारभूत तत्व या राजनीतिक दर्शन, यही बनता है। तो इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, नोट्स बना लीजिए। थैंक यू।